हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी हिंदी की क्लास है। आज की क्लास में हम वर्णमाला से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हमारे बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं और प्रैक्टिस के साथ साथ हम उनको एक्सप्लेन करके समझने का भी पूरी कोशिश करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही के लिए ही आप यूज़फुल नहीं है, बल्कि ये जो भी टेट एग्ज़ाम वगैरह जिनमें या फिर ऐसे सभी एग्ज़ाम जिनमें हिंदी पूछी जाती है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपका वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पर फिर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने से आपको ये फ़ायदा है कि यहाँ पे आपको लगभग बीएड के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी टॉपिक्स आते हैं, हिंदी है, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री है, जनरल साइंस है, मैथ्स है, वो सभी कवर कराए जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज की वीडियो में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका वर्णमाला से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। और आपका जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आपको बताना है कि ये जो दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा एक मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है ऊ और ऑप्शन डी है ओ। तो बताइए इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा सही आंसर रहेगा। प्लीज़ कमेंट में आप इन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दिया कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना वो सभी एकदम सारे ही मूल दीर्घ स्वर हैं, है ना। आ, ई, ऊ और ओ ये सारे ही मूल दीर्घ स्वर हैं। तो शायद इसमें कुछ ऑप्शंस में मिस्टेक है। हम ऐसा करते हैं, इसमें से एक ऑप्शन को हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं इसकी जगह ऑप्शन, ठीक है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही रहेगा। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अ। तो अब आप बताइए कि मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं। देखिए, मूल दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमें लघु स्वर की या फिर जिन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं या मात्रिक स्वर कहते हैं उनसे अधिक समय लगता है। आप जानते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ध्वनि के मतलब बेसिस पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं बताइए। स्वर जो है वो ध्वनि की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, एक तो ह्रस्व स्वर होता है और दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर। देखिए, संस्कृत में हम 3 प्रकार के स्वर पढ़ते हैं। संस्कृत में एक स्वर और आ जाता है जिसको हम प्लुत स्वर कहते हैं, है ना, जो कि जिसका एग्जाम्पल है ओम, है ना। तो संस्कृत में जो स्वरों की का वर्गीकरण होता है वो 3 प्रकार का होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जबकि हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो ये जो रहते हैं वो रहते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। देखिए, जो चीज़ मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन की उसी से रिलेटेड ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है एंड आई होप आप बिल्कुल इसका आंसर सही देंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, 2 प्रकार की। बताइए कौन कौन सी होती हैं वो ध्वनियाँ। ये जो ध्वनियाँ होती हैं वो होती हैं स्वर तथा व्यंजन, है ना। यही ध्वनियाँ हैं। ध्वनियाँ मतलब क्या, जिनका हम उच्चारण करते हैं
और हम उच्चारण किनका करते हैं? हम दो प्रकार के वर्णों का उच्चारण करते हैं। पहला होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। स्वरों को हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जा सकता है। उनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य व्यंजन या स्वर की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि व्यंजन जो है वो व्यंजन ऐसी ध्वनियां हैं जिनको हम स्वरों के माध्यम से, स्वर के माध्यम से उच्चारित करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अब आपको बताना है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी 3। अब 3 कैसे है, एक बार मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ इस बात को कि मात्रा है ना, दीर्घ मात्राएं और लघु मात्राएं। ठीक है, हमारे हिंदी में जो स्वर हैं वो मात्रा के आधार पर क्या है, 2 प्रकार के हैं। एक तो दीर्घ मात्रिक और लघु मात्रिक। ठीक है, जो अपने लघु मात्रिक स्वर होते हैं उन्हें हम मूल स्वर या ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इनका जो चिन्ह होता है वो इस तरह का होता है, आई शेप्ड, है ना। इस तरीके से हम इनको डिनोट करते हैं। दूसरा क्या रहता है अपना दीर्घ स्वर, है ना, जिन्हें हम दीर्घ द्विमात्रिक, दीर्घ या मिश्रित स्वर, संयुक्त स्वर या संधि स्वर और गुरु स्वर भी कहते हैं। इतने नाम होते हैं इनके। ठीक है, और इनका जो चिन्ह होता है वो एस शेप्ड, इस तरीके से हम इनको डिनोट करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये तो सिर्फ 2 ही प्रकार के हुए, है ना। हिंदी में जो है वो 2 ही प्रकार के स्वर माने जाते हैं मात्रा के आधार पर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि संस्कृत में जो है वो एक स्वर और होता है जिसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, ओम। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि भाई वो तो संस्कृत का तो यहाँ पूछा ही नहीं गया है, पर जब भी क्वेश्चन में हिंदी, पर्टिकुलर हिंदी या संस्कृत ना दिया रहे तो आप हमेशा 3 ही ऑप्शन को टिक करेंगे जहां पर 3 दिया हुआ हो, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं बोला गया है कि हिंदी में मात्रा के आधार पर कितने स्वर होते हैं। यहाँ क्या दिया है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें 3 को ही टिक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर, है ना, तो बताइए जीवा के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के। आपका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, कोई बता सकता है? जीवा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, है ना। अब अग्र, मध्य और पश्च से तात्पर्य ये है कि जिनके उच्चारण के समय जीवा के किस भाग का उपयोग किया जा रहा हो, है ना, उसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। ऐसे शब्द जिनको उच्चारित करने पर जीवा का अग्र भाग का उपयोग होता हो, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए और री। ठीक है, ये सब क्या है, अग्र स्वर में आते हैं। इनको उच्चारित करने में हमें जीवा का अग्र भाग का यूज करते हैं। और दूसरा आता है अपना मध्य स्वर, है ना। मध्य स्वर मतलब जिनको उच्चारण करते समय जीवा का मध्य भाग पर का उपयोग होता हो, जैसे अ। ठीक है, थर्ड है अपना पश्च स्वर। ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में जीवा के पिछले भाग में कंपन उत्पन्न होते हों, ऐसे स्वर को हम पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ और औ। ठीक है, आप इन सबको मेरे साथ साथ उच्चारित करके इनको अनुभव कीजिए, तब ये चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी और आपको इन्हें रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। अगर आपको परिभाषाएं याद हैं तो आप इस क्वेश्चन का बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया कि स्वर क्या होते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हों, जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण का उपयोग ना करना पड़ता हो। जबकि व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करने के लिए हमें स्वरों की हेल्प लेनी पड़ती है ना, जिनको स्वरों के माध्यम से उच्चारित किया जाता हो, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब स्वर हो चाहे व्यंजन हो, दोनों ही क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है ना, वर्ण ही कहलाएंगे दोनों। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, व्यंजन। क्यों, क्योंकि व्यंजन को हम स्वरों के माध्यम से उच्चारित करते हैं। तो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। ई, च, छ, ज, झ और ञ आदि का उच्चारण किससे होता है। ठीक है, अब आपको उच्चारण स्थान आपने पढ़ा ही होगा वर्णमाला में कि उच्चारण स्थान के आधार पर भी जो व्यंजन है इन और स्वर हैं उनको विभाजित किया गया है कि मतलब हमारे मुख के किस स्थान से इन वर्णों को उच्चारित किया जाता है। तो आपको ई, च, छ, ज, झ और ञ का बताना है कि उच्चारण स्थान कहाँ से है। इनको बोल के देखिए आप आपके मुंह में और आप अनुभव कीजिए इस चीज को कि किस तरीके से इन्हें उच्चारित किया जा रहा है। तो आप बताइए, उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्ण है उन्हें 9 प्रकार से विभाजित किया गया है। इसमें सबसे पहला आता है कंठ, फिर आता है तालव्य, फिर आता है मूर्धन्य, फिर आता है दंत्य, फिर ओष्ठ, फिर कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंतोष्ठ और नासिक्य, है ना। ये 9 प्रकार के वर्ण हैं उच्चारण के आधार पर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा तालव्य। ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करने पर हमारी जो जीवा है वो मुंह के ऊपरी पटल को टच करती हो, है ना। जैसे आप बोल के देखिए च, छ, है ना। तो क्या है, अपनी जो जीभ है वो अपने जो सॉफ्ट पैलेट होता है ना मुंह का ऊपरी भाग, ऊपरी हिस्सा, वहां पर टच होती है। तो ऐसे स्वरों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे वर्णों को क्या बोलेंगे हम, तालव्य कहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं। अभी आपको मैंने 2 बार इसकी डेफिनेशन बताई है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका स्वर, है ना। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आप सबको स्वर तो पता है ना, स्वर कौन से होते हैं, आई थिंक सबको पता ही होगा। एक तो आपके कमेंट नहीं करते हैं ना, तो मुझे पता भी नहीं चलता है कि किसको कितना आता है। प्लीज़ आंसर को कमेंट कीजिए और आप इससे ज़्यादा और कुछ जानते हैं तो उसको भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, स्वर तो आप सबको पता ही होगा, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ और री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है ए। तो बताइए
इसका सही आंसर क्या रहेगा? आप उच्चारित कीजिए। दीर्घ का मैंने आपको बताया था, जिनको उच्चारण करने में थोड़ा हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता हो, जिनका उच्चारण समय थोड़ा अधिक हो, वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, छोटी ई जो है वो दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो आपको बताना है कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ऑप्शंस हैं आपका, ऑप्शन ए है ग, ऑप्शन बी है ज, ऑप्शन सी है व और ऑप्शन डी है स। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन, बताइए, आप कमेंट नहीं करते हैं एक तो आंसर्स को। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी व। अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं हम कि जो व्यंजन है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। देखिए, स्पर्शी व्यंजन क्या होता है कि य से य की जो लाइन होती है उसके ऊपर ऊपर के जितने भी वर्ण होते हैं अपने वर्णमाला के, वो सब क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन। और जो य र ल व होते हैं वो क्या होते हैं? अपने अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और जो ऊष्म व्यंजन है उसके अंतर क्या क्या आता है? श, 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 स और ह, है ना। श शलगम वाला, श षटकोण वाला, स सरोते वाला और ह, ये सब क्या आते हैं? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? अपना श क्षत्रिय वाला, त्र त्रिशूल वाला, ज्ञ ज्ञानी वाला और श्र श्रृंगार वाला, है ना। ये सब क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो जो य र ल व हैं वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इसलिए हमारे प्रश्न नंबर 9 का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी व। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ठीक है ना। अब अल्प प्राण, महाप्राण, जानते हैं आप इन सबको? हैं, थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं कि प्राणत्व, प्राणत्व मतलब प्राणवायु यानी श्वास, सांस के आधार पर जो व्यंजन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। अब श्वास के आधार पर कैसे? मतलब ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करने में कम हवा का प्रवाह हो, है ना, मुख से बाहर निकलने में कम हवा निकले, ज्यादा हवा निकले, है ना। मैं एज सिंपल एज आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारित करने में हवा कम बाहर निकले अपने मुंह से, है ना, और ज्यादा निकले, तो उनको क्या कहेंगे हम? प्राण तत्व यानी प्राणवायु के आधार पर इनको विभाजित किया गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प से आपको पता है कि अल्प मतलब कम, ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारित करने में कम प्राणवायु मुंह से बाहर निकले, और ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारित करने में ज्यादा प्राणवायु मुंह से बाहर निकले तो उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है, तो अपना प्रश्न क्या है कि निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अब आप इनको अपने मन में उच्चारित करके देखिए इन वर्णों को कि किसको उच्चारित करने में आपको कम जोर लगाना पड़ रहा है, कम आपके मुंह से हवा बाहर निकल रही है। अब आपके ऑप्शंस क्या हैं इसमें? ऑप्शन ए है ख। अब देखिए, आप उच्चारित कीजिए ख, हवा निकल रही है, थोड़ा जोर भी लगता है अपने उच्चारित करने में। ऑप्शन नंबर बी है आपका ग। अब आप देखिए, उच्चारित किया अपन ने ग, तो कितनी हवा, कम हवा निकली, है ना, अकॉर्डिंग टू ख। और ऑप्शन सी है आपका घ और ऑप्शन डी है आपका ठ। तो आप उच्चारित करके देखिए कि किसमें ज्यादा प्राणवायु मुख से बाहर निकलती है ना। कुछ आ रहा है आपको समझ में? बताइए तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग, है ना। ग जब हम उच्चारित करते हैं
तो मुख से लगभग ना के बराबर हवा बाहर निकलती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? अब देखिए यहाँ एक नया वर्गीकरण आ गया, घोष। हाँ, बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप जानते हैं कि कंपन, मतलब कंपन के आधार पे स्वर तंत्र में जब हम किन्हीं वर्णों का उच्चारण करते हैं और हमारा जो स्वर तंत्र होता है जो कि गले में स्थित होता है उसमें कितना कंपन उत्पन्न हो रहा है, उसके आधार पर भी व्यंजनों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है अघोष और दूसरा होता है घोष, जिसको हम सघोष भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से है कि जो अपने वर्णमाला के पहली दो लाइंस होती है ना, हम वर्टिकली बात कर रहे हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर जो लाइनें होती है ना, जैसे क, च, ट, है ना, ये सब क्या है, जो वर्टिकल लाइन होती है उसमें से पहली और जो दूसरी लाइन होती है, ठीक है, पहली और जो दूसरी लाइन होती है उसमें जितने भी वर्ण आते हैं वो क्या होते हैं अपने, बताइए। आप भी कमेंट किया कीजिए ना आंसर्स का। वो क्या होते हैं अपने, अघोष होते हैं। ठीक है, जिनके उच्चारण से हमारे स्वर तंत्र में कम कंपन उत्पन्न होते हैं। और इसके बाद जो हमारी वर्णमाला होती है उसके ऊर्ध्वाधर जो कॉलम्स होते हैं उसमें कॉलम नंबर 3, 4 और 5 के जितने भी वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं अपने, सघोष होते हैं, मतलब जिनके उच्चारण करने में स्वर तंत्र में अधिक कंपन उत्पन्न होता है। हमारी वर्णमाला में कुल 13 अघोष वर्ण होते हैं और जो सघोष वर्ण है उनकी संख्या कितनी होती है, 31 होती है। ठीक है, मतलब इनमें व्यंजन और स्वर, मैं वर्णों की बात कर रही हूँ, मतलब मैं व्यंजन और स्वरों दोनों की ही बात कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था अपना कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। अब मैंने आपको बता दिया कि अघोष कौन से होते हैं, पहली और दूसरी लाइन के जितने भी वर्ण होते हैं वो अघोष होते हैं, और तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन के जितने भी वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो यहाँ पे घोष पूछा गया, घोष मतलब सघोष। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करने में ओष्ठ मतलब आपके होठों का उपयोग अधिक होता हो। बताइए सही आंसर क्या रहेगा आपका। आप उच्चारित करके देखिए, जैसे ऑप्शन ए है आपका अ, ऑप्शन बी है आपका आ, ऑप्शन सी है आपका ई और ऑप्शन डी है आपका ऊ। तो आप बताइए कि ये कौन सा वर्ण है इनमें से जिनको उच्चारित करने में आपको होठों का यूज करना पड़ रहा हो। बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। इसका जो सही आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर 13, काकल्य वर्ण कौन सा है? आपको बताना है कि निम्न में से काकल्य वर्ण कौन सा है। आपका ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है य, ऑप्शन बी है आपका स, ऑप्शन सी है आपका ह, ऑप्शन डी है आपका ण। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा आपका। अब आप मेरे को पहले ये बताइए, कोई कमेंट करके बताइए कि काकल्य वर्ण क्या होते हैं। किसी को पता है कि काकल्य वर्ण क्या होते हैं? देखिए काकल्य वर्ण जो होते हैं वो वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्थान है ना, जिनको उच्चारित करते समय अपने कंठ द्वार का प्रयोग होता हो। कंठ द्वार कहाँ, मतलब अपने जो मुख का सबसे पीछे वाला हिस्सा है,
है ना, जहाँ से अपना गला शुरू होता है ना, कंठ शुरू होता है, उसकी ओपनिंग से जहाँ पर जिसको उच्चारित किया जाता है, ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं, काकल्य वर्ण कहते हैं। अब देखिए आप इसका जो, मैं आपको सही आंसर बता दूं पहले कि इसका जो सही आंसर है वो है ह, है ना। अब देखिए आप पहले ह वर्ण को उच्चारित कीजिए। ह, कहाँ जोर पड़ रहा है, कहाँ से आपको वायु आती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए आप उच्चारित कीजिए, आपको अपने आप फील हो जाएगा कि बिल्कुल कंठ से ये शब्द बाहर निकल रहा है। तो ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करने में कंठ द्वार का उपयोग होता है वो क्या कहलाते हैं, काकल्य वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। य का उच्चारण स्थान है, तो बताइए य क्या है। एक तो आप पहले ये बताइए कि य कौन सा व्यंजन है। अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, है ना, 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं, स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। तो जो य है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, अंतस्थ है, ऊष्म है, संयुक्त है या स्पर्शी है, बताइए। वो य जो है वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और जितने भी अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं अपने, वो जो होते हैं वो तालु से उच्चारित किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपना ऑप्शन डी, तालु। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, र का विवरण है, मतलब जो अपना र वर्ण है, यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी हैं अपन को, अलग अलग विभाजन दिए गए हैं, जैसे कि वत्सर्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। तो हमें बताना है कि जो र है वो कौन से क्लासिफिकेशन में, कौन से वर्गीकरण में बिल्कुल सही बैठता है। तो बताइए, इसके ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है वत्सर्य, लुंठित, सघोष और अल्पप्राण व्यंजन। ऑप्शन बी है वत्सर्य, पार्श्विक, सघोष, महाप्राण व्यंजन। ऑप्शन सी है वत्सर्य, संघर्षी, अघोष, अल्पप्राण, और ऑप्शन डी है वत्सर्य, स्पर्श, सघोष, महाप्राण और व्यंजन। तो बताइए इन चारों कैटेगरीज में से किस में र जो है वो बिल्कुल फिट बैठता है। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। र जो है वो भी एक अंतस्थ व्यंजन है। मैंने अभी आपको बताया था कि य, र, ल, व क्या है, अंतस्थ हैं। ठीक है, पर यहाँ पे अंतस्थ का तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। फिर इसके बाद मैंने आपको घोष, अघोष बताए, है ना, सघोष, अघोष बताए। अघोष कौन से होते हैं, जो वर्णमाला की पहली और दूसरी लाइन के जितने भी वर्ण हैं वो अघोष हैं, और तीसरी, चौथी, पांचवी के सभी वर्ण क्या हैं, सघोष हैं। तो य, र, है ना, य और र कौन सी कैटेगरी में आ गया अपने, बताइए, अरे कमेंट कीजिए क्या आंसर रहेगा आपका। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। र जो है वो वत्सर्य, लुंठित, सघोष और अल्पप्राण व्यंजन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं आपको एक ये नया वर्ड आया है इसमें, वत्सर्य। वत्सर्य का मैं आपको मीनिंग बता दूं कि जब उच्चारण करते हुए जीवा मुंह के ऊपर की ओर स्पर्श हो, है ना, जब अपन किसी वर्ण को उच्चारित कर रहे हैं और हमारी जीवा जो है वो मुख के ऊपरी हिस्से को टच होती हो, तो ऐसे वर्णों को हम वत्सर्य कहते हैं। देखिए आप र को उच्चारित करके देखिए अपने आप में, र, 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 न, ल, स और ज, ये सभी वत्सर्य के अंतर्गत आते हैं, जिनको उच्चारण करते समय हमारी जीवा जो है वो मुख के ऊपरी हिस्से को स्पर्श करती हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 आता है आपका, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, है ना। अब देखिए मैंने अंतस्थ तो आपको बताए थे, अंतस्थ और ऊष्म दोनों ही बताने हैं। मैंने आपको दोनों ही अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। अंतस्थ के अंतर्गत क्या आता है, य, र, ल और व। और ऊष्म के अंतर्गत क्या आता है, श, श, स और ह। तो बताइए कितने हो गए ये कुल, इनकी कुल संख्या जो हो गई वो हो गई अपनी 8, है ना, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म।
तो सही आंसर रहेगा इसका 8। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका दीर्घ का वर्ण विच्छेद कीजिए। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि कई जो लोग हैं वो इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। जैसे अभी ये लिखा है द के नीचे आधा र है और ग है ना। अब जो ये र है वो किस टाइप से है, इस टाइप से है ना कि इस तरीके से। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है तो दोनों ही आधे र, पर इनमें क्या होता है, उच्चारण में अंतर आ जाता है। अब बताइए कि किस तरीके से अंतर आता है। जो इस तरीके से र लगता है उसको हम कैसे पढ़ेंगे, री के फॉर्म में पढ़ेंगे, है ना, री। जैसे इसको, इसका जो ये वर्ण शब्द दिया हुआ है, अपन इसको हम दृग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दृग। ऐसे ही क्या होता है, अन्य उदाहरण इसके गृह, ग्रह नहीं होता है। ग्रह तो वो होते हैं जो अंतरिक्ष में ग्रह होते हैं, उनके उसके नीचे इस तरीके से र लगता है ना। पर जब ग के नीचे इस प्रकार से र लगेगा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, गृह, है ना, गृह प्रवेश। ठीक है, तो ये जो शब्द लिखा है वो क्या है, दृग। तो बताइए इसका सही वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा अपना। इसका जो सही वर्ण विच्छेद रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। जैसे मैंने आपको बताया कि द के नीचे जो इस तरीके से र लगा हुआ है उसको हम री के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो क्या होगा इसका द के नीचे हलंत लगा हुआ है। हलंत क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हमने इसका वर्ण विच्छेद किया है। आपको मैंने पहले भी बता दिया कि जो व्यंजन है वो हमेशा स्वरों के माध्यम से ही पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी व्यंजन में से स्वर को अलग कर देते हैं तो उसके नीचे हमें हलंत लगाकर उसको प्रदर्शित करना पड़ता है। तो द के नीचे हलंत, यानी द प्लस री प्लस ग और प्लस अ, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 18। सघोष वर्ण कौन सा है। आपको बताना है कि निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा आपका। मैंने सघोष आपको बताया कि तीसरा, चौथा और पांचवी लाइन के जो भी वर्ण रहेंगे वो सघोष होंगे। तो इनमें से बताइए तीसरी लाइन में कौन सा वर्ण आता है। देखिए प तो है वो फर्स्ट लाइन में आता है ना, और थ तो सेकंड लाइन में आता है, और श फर्स्ट लाइन में आता है। तो बचा क्या, ब, प फ ब कहाँ आ रहा है, थर्ड लाइन में आ रहा है। तो अपना जो सघोष वर्ण है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है। अब इसको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप कमेंट करके इसका बिल्कुल सही आंसर देंगे, क्योंकि मैं 2-3 बार आपको बता चुकी हूँ कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए, ह, है ना। मैंने अभी आपको बताया कि ऊष्म व्यंजन क्या है, चार ऊष्म व्यंजन होते हैं, श शलगम वाला, श षटकोण वाला, स सरोते वाला और ह, है ना। ये सब क्या है, ऊष्म व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी हमको क्या करना है, उद्यान का आपको शुद्ध वर्ण विच्छेद करना है। तो बताइए इसका शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए प्लीज। हाँ बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन, क्या रहेगा बताइए जल्दी, आपका रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से ट वर्ग में नहीं है। अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ण है इसमें जो ट वर्ग में नहीं आता है। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट में ऐसी क्या खास बात है जो इसका अलग से वर्ग है, ये किसी एक खास वर्ग में आता है। बताइए बताइए। देखिए अब यहाँ पे ट को जो है, ट क्या है, अघोष है, अल्प प्राण है, दोनों ही हैं।
अब इन दिए हुए ऑप्शंस में से ऐसा कौन से वर्ण हैं जो अघोष और अल्पप्राण दोनों के अंतर्गत नहीं आते हैं, बताइए। देखिए इसमें जो य दिया हुआ है वो अल्प प्राण है, भले अघोष है, वो अघोष नहीं है वो, पर अल्प प्राण तो है। और ध धनुष वाला है, वो क्या है अपना, महाप्राण है। ठठेरा वाला है, वो क्या है, अघोष है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ दे रखी है, यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए अपना ड, ठीक है। तो अपना जो ड है क्या होगा वो, बताइए। बताइए भाई, कमेंट कीजिए। आप एक तो है ना कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या इसका सही आंसर रहेगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनुष वाला, ठीक है। ये ट वर्ग में सम्मिलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। अब वर्ण लिपियां, हे भगवान, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन आ गया ना, है ना। क्या होता है लिपियां, कोई कमेंट करके बताएगा मुझे कि वर्ण लिपि क्या होता है, बताइए। कमेंट कीजिए कि लिपि क्या है। नहीं पता किसी को भी, तो मैं बताती हूँ भाई। लिपि क्या है कि आप जो कुछ भी लिखते हैं, भाषा का जो सांकेतिक रूप होता है वो क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है, ठीक है। तो हमारे जो हिंदी वर्णमाला है उनमें जो संकेत हैं, जो वर्ण है, वर्ण क्या है, एक प्रकार के संकेत ही तो हैं, है ना, जिनसे मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द मिलकर पूरा वाक्य बनाते हैं, वाक्य मिलकर एक पूरी भाषा का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं, बताइए। देखिए 11 तो अपने स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण होते हैं। द्विगुण मतलब बताइए, किसी को द्विगुण पता हो तो कमेंट कीजिए। जब अपन ड लिखें उसके नीचे बिंदी लगाएं और ढ ढक्कन वाला लिखें और उसके नीचे बिंदी लगाएं, इन्हें क्या कहते हैं अपन, द्विगुण कहते हैं, ठीक है। और 2 जो होते हैं वो होते हैं अयोग वाह, अंग और अह, है ना। तो इस प्रकार से ये सारे ही वर्ण मिलकर इनकी संख्या कितनी होती है, 52, ठीक है। तो हमारी जो हिंदी भाषा के कुल वर्ण लिपियां हैं वो कितनी है, 52, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कहाँ कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं वे हैं। आपको देखिए इनके थोड़े से जो ऑप्शंस हैं वो क्लियर नहीं हैं, थोड़े से ब्लर होंगे, तो मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। आपका ऑप्शन है वृत्ताकार स्वर, ऑप्शन बी है समवृंत स्वर, ऑप्शन सी है अनुनासिक स्वर और ऑप्शन डी है निरअनुनासिक स्वर। तो बताइए ऐसे कौन से वर्ण होते हैं जो सिर्फ मुख से बोले जाते हैं, है ना, जिनका उच्चारण स्थान सिर्फ मुख है, मुख के द्वारा ही बोले जाते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा निरअनुनासिक। अनुनासिक शब्द कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में हम नाक का भी अपना प्रयोग होता है ना, नाक से जैसे अंग निकलता है ना, नाक से भी प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो निरअनुनासिक जो स्वर होते हैं वो क्या है, सिर्फ मुख से इनकी ध्वनियां निकलती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, अर्धविवृत स्वर कौन से हैं। आपको बताना है कि अर्धविवृत स्वर कौन से हैं, है ना। ये स्वरों के प्रकार हैं, आपको पता है, ये आपने पढ़े हैं इनके। देखिए कौन कौन से होते हैं, समवृंत स्वर होते हैं, अर्ध समवृंत होते हैं, विवृत होते हैं,
अर्धविवृत होते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? अर्धविवृत स्वर कौन सा है इनमें से? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ऊ, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है आ और ऑप्शन डी है ए। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा आपका? आपका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी ए, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है ए, एडी वाला है ना, बड़ी, वो क्या है आपका? अर्धविवृत स्वर है। अब अर्धविवृत स्वर मतलब क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत स्वर से थोड़ा कम एवं अर्ध संवृत से अधिक खुलता है वे अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत अ, ए, ओ और ओ आता है। देखिए मतलब ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करने में आपका जो मुख है वो कम खुलता हो, वो क्या कहलाते हैं? विवृत स्वर कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? है ना। ऐसा आपको इन जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको देख के बताना है कि किस वर्ग में सारे ही जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया था कि कौन से रहेंगे स्पर्श व्यंजन अपने। हाँ, य की लाइन से ऊपर ऊपर के जितने भी वर्णमाला में वर्ण हैं वो सभी क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? आप देख के बताइए। य से पहले आने वाले सभी वर्ण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। देखिए क, च, प और द, ये सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अब ऑप्शन ए में देखिए र दिया है तो र तो अंतस्थ व्यंजन हो गया, यह भी अंतस्थ हो गया। श दिया है तो वो ऊष्म हो गया, और ऑप्शन डी में ह दिया है और श है, ये भी ऊष्म व्यंजन है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। अब आपको सब महाप्राण वर्गों वाला वर्ण मतलब जिसमें सभी वर्ण क्या है? महाप्राण है, वो वर्ग आपको छांटना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, पहले तो ये बताइए कि महाप्राण की जो मैंने कैटेगरी बताई थी वो कौन सी बताई थी? बताइए, कमेंट कीजिए। महाप्राण जो हैं वो क्या रहेंगे? अपने वर्णमाला में जो सम कॉलम होते हैं, मतलब कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर अपना 4 जो रहता है वो क्या रहता है? अपना महाप्राण रहता है। ठीक है। तो अब आप बताइए कि जो वर्णमाला होती है उसमें जो खड़ी पंक्तियां होती है उसमें दूसरी और चौथी पंक्ति के जो भी वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो इस वर्ग में बताइए कि सारे वर्ण कौन से हैं जो कि सम कॉलम में आते हों। देखिए छांटिए आप कि कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। ख, छ और ठ। देखिए क, ख कौन से नंबर पे आया? दूसरे नंबर पे। च, छ कौन से नंबर पे आया? दूसरे नंबर पे। ट, ठ कौन से नंबर पे आया? दूसरे नंबर पे, है ना। तो ये सभी क्या हो गए? अपने महाप्राण वर्ण हो गए। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह कहलाता है ना। द्वित्व मतलब क्या? द्वि मतलब क्या? दो, है ना। मतलब जो ऐसा वर्ण जिसको, है ना, ऐसी ध्वनि जो डबल प्रोनाउन मतलब जिसका प्रोनाउंसिएशन 2 बार हो जाए, मतलब एक ही शब्द में जो 2 बार दोहराई जाए, ऐसी ध्वनि को क्या कहते हैं? बताइए। आपके ऑप्शन है संयुक्त ध्वनियां, युग्म ध्वनियां, संप्रक्त ध्वनियां या पारस्परिक ध्वनियां। अब देखिए आप थोड़ा सा इसमें अपना क्या सेंस का भी यूज किया कीजिए, है ना। अब इसमें आपको देखिए युग्म कब बनता है? 2 चीजों से मिलकर क्या बनेगा? युग्म। तो जब यहाँ पे ध्वनियों के द्वितत्व की बात हो रही है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, युग्म ध्वनियां। ठीक है। अब युग्म ध्वनियां, इसके थोड़े अपन एग्जाम्पल समझ लें तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे अपने?
इसके जो एग्जाम्पल रहेंगे वो रहेंगे जैसे प्रसन्न, प्रफुल्लित, दिक्कत और इज्जत। आपको समझ में है? जैसे ज है वो 2 बार आ रहा है, प्रफुल्लित में फ 2 बार आ रहा है, दिक्कत में क 2 बार आ रहा है और प्रसन्न में न 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? युग्म ध्वनियां हो गई अपनी। नेक्स्ट है अपना, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वह व्यंजन है। वह व्यंजन बताना है आपको। आपके ऑप्शन हैं ए ऊष्म, बी अंतस्थ, सी महाप्राण और डी घोष। अब मेरे को अघोष है ना। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका बिल्कुल सही आंसर देंगे। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन, बताइए, ऑप्शन बी, य र ल व, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि भाषा का सांकेतिक रूप क्या कहलाता है ना। अगर किसी भाषा को हमें लिखना है तो उन्हें कुछ संकेतों के माध्यम से लिखा जाता है। उन संकेतों को हम क्या बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, लिपि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका प, फ, ब, भ और म व्यंजन होते हैं। अब आपको उच्चारण के स्थान पर जो है ना, उच्चारण का जो आधार है उसके आधार पे आपको ये बताना है कि प, फ, ब, भ, म कौन से व्यंजन है। तो आपके ऑप्शन है दंत्य, मतलब जो दांत के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं, बी ओष्ठ, जो होठों के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं, सी तालव्य, जिनको उच्चारित करने में जीवा तालु को टच होती हो, और डी है कंठ, जिनका उच्चारण स्थान क्या हो, कंठ। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? उच्चारित करके देखिए इन सभी वर्णों को, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी, है ना। ये रटने की चीज नहीं है। देखिए अब जैसे अपन उच्चारित करते हैं प, फ, ब, भ और म, इन सभी वर्णों को उच्चारित करने में हमारे होंठ जो है वो आपस में टच हो रहे हैं, तो ये सब क्या आ जाएंगे? ओष्ठ के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताइए। और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, है ना। इन क्लासेस में हम आपको लगभग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के सारे टॉपिक क्लियर करवा देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 31, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? अब यहाँ पे दो व्यंजनों की बात हो रही है ना। दो व्यंजन, व्यंजन और स्वर जब आपस में मिलते हैं तो वो वर्ण बन जाएगा, है ना। पर यहाँ पे दो व्यंजनों की बात हो रही है। जुड़ाव को क्या कहते हैं हम? कोई चीजें जुड़ जाती हैं तो संयुक्त हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या होगा अपना आंसर? इसका अपना रहेगा ऑप्शन ए, संयुक्त व्यंजन इसका सही आंसर रहेगा। दो व्यंजन आपस में मिलकर क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब संयुक्त व्यंजन के उदाहरण कोई बता सकता है? कमेंट कीजिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्री वाला श्र, है ना। ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन आते हैं। ये दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, प्लुप्त क्या है? सॉरी, मैंने आंसर ही मैंने बोल दिया आपको, पर बताइए कि ये तीनों क्या हैं? ये किसके प्रकार हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त, ये स्वरों के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? अब आपको बताना है कि ये जो वर्ण दिए हुए नीचे जो व्यंजन दिए हुए हैं उनमें से कौन जो है वो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण ध्वनि भी है। अब आपको सारा क्लासिफिकेशन में बता चुकी हूँ,
तो आप क्लासीफाई कीजिए कि इनमें से कौन सा वर्ण इन चारों कैटेगरीज के अंतर्गत आएगा। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, है ना। स्पर्श भी है, कंठ भी है, उच्चारण करते समय, है ना। कहाँ से उच्चारित हो रहा है ये, है ना, क ख ग घ, है ना, ये सब क्या होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं। पहली लाइन जो है वो कंठ से उच्चारित होती है वर्णमाला की, ठीक है। ये अघोष भी है और महाप्राण भी है। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, दंतोष्ठ ऐसी ध्वनियां जो दांत और ओष्ठ दोनों के माध्यम से उच्चारित होती हों, वो क्या कहलाएंगी, दंतोष्ठ कहलाएंगी। तो बताइए जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ है। व, फ, य और र। बताइए इनमें से कौन सा है जो दांत और ओष्ठ दोनों के माध्यम से उच्चारित हो रही है। बोल के देखिए सभी वर्णों को आप। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका व। देखिए बोल के देखिए आप, व। अपने दांत जो हैं वो होठों को टच कर रहे हैं, व, है ना। नीचे वाले दांत और ऊपर वाला होंठ आपस में टच हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका व। तो देखिए आज की क्लास में हमने लगभग 34 क्वेश्चंस किए हैं विद एक्सप्लेनेशन, है ना। अगर आपको थ्योरी की क्लास चाहिए इसी में तो थ्योरी की भी क्लास हम करा देंगे। अगर आपको वर्णों का जो क्लासिफिकेशन नहीं पता है तो वो भी करा दिया जाएगा। आप आपके इच्छा अनुसार कमेंट करके हमें बताइए कि आपको किस तरह की क्लासेस चाहिए, ठीक है। पर वैसे मेरे हिसाब से अगर अपन MCQs के फॉर्म में करते हैं और इन्हीं में समझ लेते हैं तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि हम एग्जाम्पल के साथ साथ उनको समझ रहे हैं ना। तो देखिए आज की क्लास में बस इतना ही। हम 34 क्वेश्चंस लेकर आए थे और आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ा करिए। देखिए आप क्लास में आते नहीं हैं, है ना। देखिए थोड़ा आपके थ्रू जो आप क्लास में आएंगे तो आपके थ्रू मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, है ना। मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट तैयार करके और अच्छी तरीके से और बेहतर अपनी क्लासेस को करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आप आपके फीडबैक्स हमें कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए कि आपको किस तरह की क्लास चाहिए, कौन से कंटेंट आपको, कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं आपकी, वो सब आप हमको बताइए। और अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की बेहतर से बेहतर क्लासें आपको मिलती रहें। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल है, इनसे आप जुड़िए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी आई होप इंडियन हिस्ट्री की रहेगी, या फिर आपको जो भी चाहिए, जैसे आपको हिंदी की चाहिए रिपीटेटिव क्लास और भी चाहिए आपको, तो आप वो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको किस हिसाब से क्लासेस देखनी है, क्या करना है। भाई अल्टरनेटिव हम पढ़ाएं आपको कि लगातार सीरीज़ चलाएं। तो आप आपके जो थॉट्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।